जी लेक्चर नंबर आ जाए पेज नंबर 23 पे। क्या आपने कभी देखा है जिंदगी के किसी मोड़ पे कोई बंदा किसी के तरफ जाए पूरे खानदान को लेके और उसके अंदर कुछ खूबियां देख के फिर डिसीजन ले? किस मोड़ पे? शादी। तो क्या जब रिश्ता ढूंढने जा रहे हो तो ये चीजें देखी जाती हैं? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉम्पिटेंस, बिहेवियर। तो चलें, वो बात तो आपने अपनी कर दी। ये जरा बता दें ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा? पेज 23 पर ये कौन किस में क्या खूबियां देखने लगा है? मिसाल के तौर पे इंजमामुल हक साहब हैं, वो कहते हैं मैंने अपना टैक्स जमा करवाना है, तो वो जाएंगे किसी ना किसी टैक्स प्रैक्टिशनर के पास। टैक्स प्रैक्टिशनर होगा सीए या लॉयर। तो इंजमाम साहब जो कि एक टैक्स पेयर हैं, वो टैक्स प्रैक्टिशनर में ये 5 चीजें देखेंगे। अगर 5 की 5 आला दर्जे पे पाई गई तो वो कह देंगे यस आई रियली लाइक यू, तो अब यू विल बी माई टैक्स कंसल्टेंट या यू विल बी माई टैक्स प्रैक्टिशनर, आप मेरा टैक्स कैलकुलेट करके दिया करेंगे। तो कल बात हुई थी, जो नहीं आए थे उनसे भी हुई थी या जो बैठे हुए थे उनसे हुई थी? सिर्फ जो नहीं आए थे उनसे भी हुई थी, यानी उन्होंने अटेंड कर लिया लेक्चर। तो टैक्स पेयर टैक्स प्रैक्टिशनर के पास जाएगा और इसको कहेगा कि मैं अपना टैक्स कैलकुलेट करवाना चाहता हूं। तो टैक्स प्रैक्टिशनर में पहले 5 खूबियां देखेगा, अगर ये खूबियां पाई गई तो फिर टैक्स पेयर टैक्स प्रैक्टिशनर को पैसे देने को तैयार हो जाएगा और कहेगा कि भाईजान अब आप मेरा टैक्स कैलकुलेट करके दे दें। फॉलोइंग आर द 5, अच्छा, एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर्स। टैक्स प्रैक्टिशनर्स कौन है? सीए और लॉयर्स। फॉलोइंग आर द 5 मेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल फॉलोइंग आर द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर्स। इंटेग्रिटी, कौन किस में इंटेग्रिटी देख रहा है? टैक्स पेयर टैक्स प्रैक्टिशनर में इंटेग्रिटी देख रहे हैं। द टैक्स प्रैक्टिशनर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। टैक्स प्रैक्टिशनर यानी सीए शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या सीधा चलता हो? इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशंस ही मस्ट एक्ट ऑनेस्टली एंड विद इंटेग्रिटी। Only few tax laws should be followed properly. All tax laws should be followed properly. He should not misuse the money given by his client. Client कौन है? टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर आपको पैसे दे उसको आपने यूज करना है, मिस यूज नहीं करना। अच्छा, मिस यूज का क्या मतलब हो सकता है? मिसाल के तौर पे 30 सितंबर को टैक्स जमा करवाना है। मैं ये कहता हूं कि इंजमामुल हक का टैक्स 30 सितंबर को हुकूमत के खजाने में पहुंचना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 22 सितंबर को उससे टैक्स ले लिया कि मैं जाके नेशनल बैंक में आपके लिए जमा करा देता हूं, और 8 दिन पैसा खुद इस्तेमाल किया और फिर बाद में पैसा अरेंज करके कहीं से 30 सितंबर को हुकूमत के खजाने में जमा करा दिया। बज़ाहिर तो काम सही किया, लेकिन वो जो 8 दिन पैसा खुद यूज़ किया ये बात उसने इंजमाम को नहीं बताई, और इंजमाम से पहले पैसे पकड़ लिए और खुद अपने कारोबार में डाल डूल के एडजस्ट करता रहा। तो ये जो काम किया है इसने मनी को यूज़ किया है या मिस यूज़ किया है? मिस यूज़ किया। ही शुड नॉट मिस यूज द मनी गिवन बाय हिज क्लाइंट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नॉट मिस यूज द मनी गिवन बाय हिज क्लाइंट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रल रहना। चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नॉट अलाउ बायस एंड शुड नॉट अलाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वही है जो कल आपको बताया था। 2 बातें होती हैं, एक क्या थी?
पब्लिक ड्यूटी, और दूसरा क्या था? प्राइवेट इंटरेस्ट। बोल रहे हैं वो लोग जो कल नहीं आए थे, ये भी साथ साथ बोल रहे हैं, जो बच्चे चुप करके बैठे हुए हैं। पब्लिक ड्यूटी और प्राइवेट इंटरेस्ट। 55 मिनट का लेक्चर था जो उन्होंने लेना था, उसमें भी 10-15 मिनट गप्पें थी। पब्लिक ड्यूटी और प्राइवेट इंटरेस्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट सोच रहा है कि मोहतरम गर्मियों का मौसम आ रहा है तो घर के अंदर मैं जो है वो एसी लगाने हैं 2। अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्राइवेट इंटरेस्ट है। उधर से इंजमामुल हक आता है, इंजमामुल हक को ये कहता है कि भाईजान आपकी फीस ₹1,00,000 है, लेकिन आप मुझे 4 लाख ऊपर भी दे दें, मेरी फीस 5 लाख कर दें। ये 4 लाख मैं इससे इसलिए मांग रहा हूँ आपसे कि आपको 2 नंबर तरीके से हुकूमत से मैं 20-30 लाख टैक्स माफ़ करवा दूंगा। वो मेरा काम है, मैं ऐसे कैसे करवाऊँ। तो अब ये जो आप 4-5 लाख इंजमाम से ₹1,00,000 फीस पकड़े हैं और 4 लाख ऊपर के पैसे पकड़े हैं, तो ये आपकी जो पब्लिक ड्यूटी है उसके खिलाफ आप जा रहे हैं। पब्लिक ड्यूटी तो ये है कि एफबीआर के बनाए लॉज को फॉलो करें, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसे कहते हैं लड़ाई, बहस, कॉन्फ्लिक्ट, जंग में माइंड में जंग चलना। तो एक तरफ दिल चाह रहा है एसी लगवा लें, दूसरी तरफ दिल चाह रहा है लॉ फॉलो करें, तो इन दोनों में जंग चल रही है। तो इस जंग का हल क्या है? सीए शुड नॉट अलाउ बायस, should not allow bias, should not allow conflict of interest, and should not allow undue influence of others। कई दफा अगला बंदा आपको आके पैसे नहीं देता, अगला बंदा आपको आके कहता है कि मैं सियासतदान हूं, मेरा टैक्स तुम किसी तरीके से कम टैक्स कैलकुलेट करके दो बस। तो उधर आप सिर्फ अगले का अनड्यू इन्फ्लुएंस ही ले लेते हैं, पैसे नहीं मिल रहे होते आपको। तो आपने ये तीनों काम नहीं करने। CA should not allow bias, CA should not allow conflict of interest, and CA should not allow undue influence of others। और ये कई दफा दूसरों का इंफ्लुएंस इतना ज्यादा छा जाता है आपके दिमाग पे कि ये ओवरराइड कर जाता है, ये छा जाता है आपकी प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट पे। प्रोफेशनल जजमेंट आपकी कह रही होती है ऐसा ना करो, लेकिन वो अगले का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आपके माइंड पर छा जाती है ये चीज। और अगर आपके माइंड पर छा जाए तो ऑब्जेक्टिविटी वायलेट हो गई, और अगर आपके माइंड पर नहीं छाई तो ऑब्जेक्टिविटी कंप्लाई हो गई। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है? जो इंजमामुल हक ने उसको डाटा दिया है वो उसी के हद तक रखे, किसी और क्रिकेटर को ये डाटा बताने की जरूरत नहीं है। The tax practitioner should keep all information confidential acquired in professional and business relation. The information received from the client, client कौन है? Taxpayer. The information received from client should not be disclosed to anyone. ये इंफॉर्मेशन आपने किसी को बतानी नहीं है। दीवारों के भी आपको पता है कान होते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपने किसी को बतानी नहीं है, अनलेस इट इज रिक्वायर्ड बाय बाजी। बाजी से मुराद कोर्ट, लॉ। अनलेस के बड़ी बाजी कहते हैं कि मुझे बता दो, यानी कोर्ट कह दे, हाई कोर्ट कह दे, सुप्रीम कोर्ट कह दे मुझे बताओ, फिर आपको बतानी पड़ेगी, वरना नहीं। फर्दर द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लाइंट शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड फॉर पर्सनल बेनिफिट। आपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी नहीं उस इंफॉर्मेशन को यूज करना। मिसाल के तौर पे आप पीटीसीएल का टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब पीटीसीएल का टैक्स कैलकुलेट करते हुए आपको पीटीसीएल के प्रॉफिट्स पता चल गए। अब जब आपको पीटीसीएल के प्रॉफिट्स पता चल गए तो इस मौके पे आप खड़े होकर सोच रहे हैं कि यार मुझे तो पीटीसीएल के प्रॉफिट पता चल गए हैं, तो मैं अभी तक लोगों को तो पता नहीं चले क्योंकि सिर्फ मुझे पता है, तो मैं पीटीसीएल के शेयर्स खरीद लूँ। तो फिर आपने पीटीसीएल के शेयर खरीद लिए, तो इसका मतलब है वो इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक को नहीं पता चली थी, आपको पता चली थी, आपने उसको अपनी जात के लिए इस्तेमाल किया है। ये भी एक ब्लंडर है। फर्दर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम क्लाइंट किसी को बतानी भी नहीं है और अपनी जात के फायदे के लिए भी इस्तेमाल नहीं करनी। या आप अपने थर्ड पार्टी, अपने दोस्त को मशवरा दे दिया कि भाईजान आप पीटीसीएल के शेयर खरीद लें, तो ना आपने अपनी जात को फायदा देने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करते हुए, ना आपने किसी थर्ड पार्टी को फायदा देने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करते हुए। आप आई कैप के अंदर प्रेसिडेंट लग गए सीए करने के बाद, आई कैप आपके इंतजार में बैठा था, उसने आपको प्रेसिडेंट लगा दिया,
आपका बेटा सीए कर रहा था, तो आपने आई के रिजल्ट आने से पहले ही उसको बता दिया कि क्यूएम में तो इस दफ़ा पास है, बाकियों का ना पूछ। अच्छा जी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ऊपर देखें, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। कोई बाहर के मुल्क की कंपनी आई और उसने आके आपको ये कहा कि मोहतरम आप हमारा टैक्स कैलकुलेट कर दें, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि मोहतरम कोई मसला ही नहीं, आप बैठें, कोई मसला ही नहीं, अभी टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, 2-3 दिन दें मुझे। और अंदर ही अंदर आप सोच रहे थे बाहर के मुल्क का टैक्स लॉ मुझे नहीं आता, लेकिन फीस $1000 इतनी ज़्यादा वो मुझे दे रहे हैं कि मैं तो खुशी से ये काम करूँगा। मिसाल के तौर पे ये उसी तरह है कि डॉक्टर जो है वो डेंटिस्ट हो और उसके पास जो है वो कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने आ जाए, डॉक्टर का कोई मसला ही नहीं है, अभी चीर फाड़ के कर दूंगा, आप टेंशन ना लें, और सब इंशाल्लाह सही भी कर दूंगा बाद में, और मैं नज़र भी नहीं आऊँगा बाद में। तो ऐसा काम ज़िंदगी में नहीं करना जिसके लिए आप कंपिटेंट ना हो। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर की ये डिमांड है। टैक्स प्रैक्टिशनर की ड्यूटी होती है कि अपना नॉलेज और स्किल एक लेवल पे रखे, लेवल नहीं होता लेवल, टैक्स प्रैक्टिशनर हैज अ ड्यूटी टू मेंटेन नॉलेज एंड स्किल एट सच अ लेवल दैट टैक्स पेयर रिसीव्स अ कॉम्पिटेंट सर्विस, कि टैक्स पेयर एक कॉम्पिटेंट सर्विस आपसे ले, आपसे सर्विस लेके खुश हो जाए, हाँ जबरदस्त, इसने सही दाम निकाला है, दूसरे डॉक्टर से तो दर्दी होती रहती। द प्रैक्टिशनर शुड हैव कंप्लीट नॉलेज एंड स्किल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिम, तो फुल नॉलेज होना चाहिए आपको। All tax laws should be applied properly in accordance with the circumstances. Staff members must be well trained का मतलब क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपने साथ टीम लेके गया उसे ट्रेन पे लेके जाए, जहाज पे ना ले जाए कहीं। मस्ट बी नॉन ट्रेंड या मस्ट बी वेल ट्रेंड? वेल ट्रेंड, उसे भी ट्रेन करके लेके जाए। बिहेव, घर में मेहमान आए, अम्मी ने चाय और बिस्किट जो है वो रखे, और अभी मेहमानों ने बिस्किट खाने शुरू नहीं किए, आपने पहले ही बिस्किट जो है वो पकड़ के खाने शुरू कर दिए, तो ऐसी सूरत के अंदर आपको दूर से आवाज़ आएगी, बिस्किट तो गायब हो गया, आपको दूर से आवाज़ आएगी बिहेव, तो ये अम्मी आवाज़ देंगी आपको। इसी तरह 3-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी शादी पे गए हुए थे, एक ही टेबल पे बैठे हुए थे, और दूसरी टेबल पे डॉक्टर्स बैठे हुए थे कुछ, तो जैसे ही खाना शुरू हुआ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने तीनों ने 2-2 प्लेटें हाथ में पकड़ी, और पहले बोतलें पहले ही अरेंज करके रखी हुई थी 2-2 अपने पास, और डॉक्टर्स इनको देख रहे हैं कि रश कम हो जाए तो हम जाएंगे आराम से, खाना तो खा ही लेना है, वो भी 10 बजे तक टाइम है, बंद भी हो जाए कोई मसला नहीं, खाना आराम से खा लेंगे। और ये चार अकाउंटेंट भाग भूग के जो है, एक की कमीज़ की को सालन पड़ा हुआ, दूसरे का कोई और मसला हुआ, तो लोग कहेंगे यार इससे बेहतर था कि सीए ना ही करते ये। तो सीए करने के बाद और सीए करने के दौरान यू शुड अवॉइड हरकतें, आपने हरकतें नहीं करनी विच डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन, जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आए। तो ये अभी से सोच लें फिर। अच्छा, द प्रैक्टिशनर शुड अवॉइड एक्शंस विच डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। आप लोगों की बात नहीं करा, चलें छोड़ें। अच्छा, द प्रैक्टिशनर शुड अवॉइड द एक्शंस विच डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। प्रैक्टिशनर ऐसे एक्शंस को अवॉइड करे जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आए। लेकिन एक बात इसमें और है, वो दूसरी बात यह है, फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशंस। आपने क्या फॉलो करने हैं? लॉज एंड रेगुलेशन। लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो करना अलग बात है, और ऐसी हरकत नहीं करना जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आए, ये दो अलग बातें हैं। He should follow the code of ethics developed for tax practitioners। वो code of ethics आई के अपने हमारे सिलेबस में डाल दिया है, अगले सफ़े पे है, वो कल पढ़ेंगे। तो he should follow the code of ethics developed for chartered accountants। He should behave with courtesy with the people। आएँ, बैठें, तशरीफ रखें, ये नहीं कि आएँ क्या ठोंसेंगे आप,
He should behave with courtesy with the people. So that was a complete picture of ethics for tax practitioners. Now come towards taxpayers. जो आखिरी चीज हमारी रह गई है taxpayers. फकीर स्टूडेंट को देख के क्या दुआ देते हैं? अल्लाह तेरा पेपर पास कराए. अच्छा ठीक है, यानी उसे पता चल गया रिजल्ट क्या है. अच्छा और नए शादीशुदा जोड़े को देख के क्या दुआ देते हैं? अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह आपको औलाद दे. मैं आगे की बात कर रहा हूं. अच्छा, नौजवान को देख के क्या दुआ देते हैं? अल्लाह तेरी शादी कराए, अल्लाह तेनू नौकरी दे. ठीक है. बूढ़े को देख के क्या दुआ देते हैं? अल्लाह तेनू सेहत दे, अल्लाह तेनू हज कराए, अल्लाह तेनू जन्नत से ले जाए. ये बूढ़े को देख के दुआ देता है. तो इसको कहते हैं दुखती रग पे हाथ रखना. तो जिस तरह का बंदा है उसके साथ उसी तरह का बिहेवियर किया जाता है. तो कहते हैं बंदे ना 3 किस्म के पाकिस्तान में आपको मिलेंगे, काले, गोरे और सांवले. कहते हैं 3 किस्म के बंदे हैं दुनिया में. कितने किस्म के बंदे हैं? 3 किस्म के बंदे हैं. अभी इसका टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, अभी जनरल एक बात करने लगा. कहते हैं दुनिया में आप लोगों से बातें करो ना तो आपको 3 किस्म के बंदे मिलेंगे. देयर आर 3 अप्रोचेस. यूटिलिटेरियनिज्म, ट्राई करें बोलने की, सही निकला. यूटिलिटेरियनिज्म टेल्स अस टू एम फॉर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस. कहते हैं ये लोग कहते हैं कि लोगों में खुशियां होनी चाहिए. स्माइल करो जरा. ये कहते हैं लोगों में ना खुशियां होनी चाहिए. अक्रॉस द पॉपुलेशन, अवामुन नास में खुशियां होनी चाहिए. हमने कहा ये क्या खुशी क्या होती है और ये कब आती है और कब जाती है? कहते हैं खुशी में बताता हूं क्या होती है, ठहर जाओ. कहते हैं खुशी इज द खुशी. कहते हैं खुशी इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर डिजायर्स. कहते हैं खुशी ये है कि संडे को रिजल्ट आ जाए. तो कहते हैं ये खुशी का एक सूरत है. खुशी इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर डिजायर्स. ये हमारी डिजायर्स का पूरा हो जाना है. क्लियर? ओके. ये लोग किस आइडियोलॉजी पे बेस करते हैं कि लोगों में क्या होनी चाहिए? खुशियां होनी चाहिए. लेकिन एक और आइडियोलॉजी है, एक और सोच के लोग हैं, एक और फिरके के लोग हैं पाकिस्तान में. वो कहते हैं भाईजान खुशी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. किसी काम को इस वजह से नहीं करना कि इसमें खुशी मिल रही है, बल्कि किसी काम को इस वजह से करना कि ये हमारी ड्यूटी है. अब अगर कॉलेज वालों ने कह दिया कि 3 दिन ईद की छुट्टियां हैं और उसके बाद अगले दिन आपने आना है, तो बस ड्यूटी है मेरी. उसमें ये नहीं कि मैं खुश हूं या नहीं हूं या किससे हूं. तो कहते हैं डियोंटोलॉजिस्ट बंदा ड्यूटी को देख के बस काम करता है. वो ये नहीं देखता मैं खुश हो रहा हूं या नहीं हो रहा. लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म वाला क्या बातें करता है? खुशियों की. और ये एक आइडियोलॉजी है डियोंटोलॉजिस्ट की जो कहते हैं कि एथिकल बंदे को होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एथिकल ड्यूटी है कि अपनी ड्यूटीज को फॉलो करें. तो ड्यूटी समझ के काम को करें, ना कि खुशी हो तो काम करें, खुशी ना हो तो काम ना करें. वर्चू एथिक्स. वर्चू एथिक्स कहते हैं फोकसेस ऑन वर्चूज, खूबियां. फोकसेस ऑन वर्चूज वी शुड हैव. कहते हैं ब्रॉड कॉन्सेप्शन मस्ट बी यूज हियर. एक ब्रॉड मीनिंग लेना चाहिए. हमने कहा क्या? कॉन्सेप्शंस मीन मीनिंग. एक ब्रॉड मीनिंग लेना चाहिए. वर्चू इज नॉट ओनली ऑनेस्टी. कहते हैं ऑनेस्टी नहीं है ये. हमारे फिर तजस्सुस बढ़ता जा रहा है. यार तू क्या कह रहा है? वर्चू है क्या? देखे ना, शुरू से उसने तमीद बांधनी शुरू की. वर्चू एथिक्स फोकस ऑन वर्चूज, बताया ही नहीं कुछ. अब ब्रॉड कॉन्सेप्शन मस्ट बी यूज हियर, बताया ही नहीं कुछ. वर्चू इज नॉट जस्ट ऑनेस्टली, बताया ही नहीं कुछ. बट यूजिंग वंस टैलेंट. कहते हैं अपने सलाहियत को इस्तेमाल करना असल वर्चू है. सबसे बड़ी खूबी अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करना है. और ईद के दिन कितनी देर पढ़े थे? भाई ईद के दिन कितनी देर पढ़े थे? नहीं पढ़े. ईद के दिन कितनी देर पढ़े? नहीं पढ़े. ईद के दिन कितनी देर पढ़े? नहीं पढ़े. ईद के दिन कितनी देर पढ़े? नहीं पढ़े. 1 घंटा. ईद के दिन कितनी देर पढ़े? नहीं पढ़े. आपने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं किया. तो कहते हैं अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना भी क्या है? एक वर्चू है. एंड ऑब्वियसली अगर आप सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे तो यू कैन जनरेट कैश एंड यू विल नीड अ फुलफिल्ड लाइफ, जो कि एक सबसे बड़ी खूबी की बात है कि अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए अपने पैसे कमा के अपने पैसों पे जीना. ये सबसे बड़ी बात है, बजाय कि दूसरों से मांगते फिरना.
तो कहता है कि टैलेंट इस्तेमाल करके फुलफिल्ड लाइफ गुजारना ज्यादा अच्छी चीज है बजाय के टैलेंट इस्तेमाल किए बगैर वेलियां मार के जो है वो टाइम जाया करके दूसरों से पैसे मांग के उस पर जीना। तो ये जरा तीनों पढ़ लें एक दफा, तीनों से मुराद आप तीनों नहीं, ये तीनों पॉइंट्स। अब उम्मीद है इंशाल्लाह मंडे से तो क्लासें भर जाएंगी, तो मंडे को फिर कर लेते हैं, ईद वाले कपड़े पहन के आइएगा, ठीक है? डन? पहले एग्री करो मेरे से, फिर आगे चलूंगा मैं। डन? घर रह गए? इधर ही हैं? डन 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 डन। चलो अच्छा जी, पढ़ें जी। यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन टेल्स अस टू एम फॉर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस अक्रॉस द पॉपुलेशन। हैप्पीनेस इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अवर डिजायर। इसको याद करें साथ साथ। डियोंटोलॉजी बेसिस एथिक्स ऑन द आइडिया ऑफ ड्यूटी। वर्च्यू एथिक्स, वो जो दो तीन लफ्ज़ ने अजीब अजीब से बोले तमहीद बांधने के लिए। वर्च्यूज फोकस ऑन वर्च्यूज वी शुड हैव। अ ब्रॉड कंसेप्शन मस्ट बी यूज हियर। वर्च्यू इज नॉट जस्ट ऑनेस्टी बट यूजिंग वंस टैलेंट्स एंड लीडिंग अ फुलफिल्ड लाइफ इज ऑल्सो अ वर्च्यू। साथ साथ इसको याद करते रहे, आसान सी चीजें। अच्छा, अब इनका लिंक डेवलप करना है टेक्स्ट के साथ। एथिक्स एंड मोरालिटी। मोरालिटी क्या होता है? अखलाकियात। एथिक्स एंड मोरालिटी फॉर टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग टैक्स को मानने का जज्बा। टैक्स कंप्लाइंस। टैक्स कंप्लाइंस का ऑपोजिट क्या होता है? टैक्स लॉ को डिसओबे करना। कंप्लाई का मतलब होता है टैक्स लॉ को मानना, और डिसओबे का मतलब टैक्स लॉ को वायलेट करना, यानी ना मानना। एथिक्स एंड मोरालिटी फॉर टैक्स पेयर रिगार्डिंग टैक्स कंप्लाइंस। फॉर टैक्स पेयर्स फॉलोइंग यूटिलिटेरियन अप्रोच। जो लोग यूटिलिटेरियन अप्रोच की फॉलो कर रहे हैं, यानी किसकी बात कर रहे हैं? खुशियों की बात कर रहे हैं। जो लोग खुशियों की बात कर रहे हैं, द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक गोल इज टू इंश्योर दैट, उनका सबसे मेन गोल है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल टू एवरीवन फॉर डिसेंट लाइफ। कि गुड्स और सर्विसेज हर एक बंदे के लिए मौजूद होनी चाहिए डिसेंट लाइफ के लिए। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कल आए थे और आज नहीं आए, वो जरा मंडे को आए एक दफा। अच्छा, द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक गोल इज टू इंश्योर दैट, अब घर बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, शर्म नहीं आती। द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक गोल इज टू इंश्योर दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल टू एवरीवन फॉर डिसेंट लाइफ। भाई गुड्स एंड सर्विसेज सबको अवेलेबल होंगी डिसेंट लाइफ गुजारने के लिए, तो सारों के अंदर क्या आएंगी? खुशियां आएंगी, इनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। यूटिलिटेरियन के लॉ को मानने का जज्बा विल बी बेटर। यूटिलिटेरियन को लॉ को मानने का जज्बा विल बी बेटर बिकॉज देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ रिसोर्सेज फॉर जनरल पब्लिक एंड कंट्री। ये लोग ये कहते हैं कि जब आप टैक्स लगाओगे तो टैक्स लगा के लोगों के पास जो है वो पैसे हुकूमत के पास जाएंगे। जब हुकूमत के पास पैसे जाएंगे तो हुकूमत लोगों की मदद करेगी। जब लोगों की मदद करेगी तो लोग चीजें और सर्विसेज खरीद सकेंगे। जब लोग चीजें और सर्विसेज खरीद सकेंगे, ऐसी सूरत में लोगों में खुशियां आएंगी, और यही तो हम चाहते हैं कि लोगों में खुशियां आए। ये कौन सी अप्रोच है? ट्राई करें दोबारा। यूटिलिटेरियनिज्म। 10 दफा बोलो यूटिलिटेरियनिज्म। आप ट्राई करो। अच्छा, डियोंटोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट नहीं, डियोंटोलॉजिस्ट। आज जरा घर वालों पे जाके प्रेशर डालने, बड़े भाई से ना, बड़ी भाई से, डू यू नो एनीथिंग अबाउट यूटिलिटेरियन अप्रोच और डियोंटोलॉजिस्ट? वो कहेंगे व्हाट डू यू नो? आप कहेंगे मैं जरा मिलाना, मैं सोच लूं जरा। अच्छा, डियोंटोलॉजिस्ट अप्रोच ले डाउन एब्सोल्यूट ड्यूटीज। ये किसकी बात करते हैं? ड्यूटीज की। देयर इज अ ड्यूटी ऑफ, अच्छा ये लोग ये कहते हैं कि आपकी ड्यूटी है, आप सड़क पे चल के आए हो ना, तो एक तो मोटरवे है, जीटी रोड है, वहां पे तो टोकन टैक्स लिया जाता है, लेकिन ये जो अभी जिन सड़कों पे चल के आप आए हो उन सड़कों पे तो टैक्स आप नहीं पे कर रहे। तो जिन सड़कों पे आप चल के आए हो, जिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके आप मुफ्त का इलाज करा रहे हो, 10 रुपए की पर्ची देके लाख रुपए का इलाज करा रहे हो, और जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाके, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके मुफ्त में पढ़ रहे हो आप लोग, तो इनको जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इनके बदले हुकूमत को पैसे देना आपकी ड्यूटी है। वो ड्यूटी आप किस फॉर्म में अदा कर सकते हो? टैक्स पे करने के फॉर्म में अदा कर सकते हो। Deontologist approach lay down absolute duties. There is a duty of individual to pay for social resources. आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसका पे करें? सोशल रिसोर्सेज। जो कौन आपको मुहैया कर रही है? गवर्नमेंट। The one who uses a public hospital, the one who uses a public road should pay for it. इसको चाहिए कि इनके लिए क्या करें?
पे करे। सो दिस अप्रोच सेज दैट इट इज द जिम्मेदारी ऑफ टैक्स पेयर टू पे टैक्स फॉर यूज ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। तो आज आके इसने सारा फोकस अपना किस पे रखा हुआ है, बोले ड्यूटीज के ऊपर, और इसका फोकस ऊपर वाले का किसकी तरफ था, हैप्पीनेस की तरफ। वर्चू एथिक्स, वर्चू एथिक्स से वन शुड यूज वंस टैलेंट्स टू दी फुल। आप अपनी सलाहियतें पूरी इस्तेमाल करें। ये टैक्स रेट अगर कम हो तो आप अपना टैलेंट जो है वो यूज ज्यादा करेंगे ना। असल में जब आपको पता है मैं 100 रुपए कमाऊंगा अपना टैलेंट इस्तेमाल करके, और उसमें से हुकूमत को सिर्फ मैंने 10 रुपए देने हैं, वैसे तो हमने 35% तक भी रेट पड़े हैं, तो अगर मैं 100 रुपया कमाऊंगा, हुकूमत को सिर्फ मैंने 10% देनी है, तो फिर आप सलाहियत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे अपनी। और अगर आप ये सोचेंगे कि मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ, उसमें से 40-50 तो हुकूमत नहीं ले जाने हैं, फिर आप सोचेंगे टैलेंट इस्तेमाल कितने करूँ, किस हद तक, तो सारा हुकूमत को ही चाह रहा है। तो टैक्स रेट अगर कम रखे जाएंगे तो लोगों की कोशिश होगी अपने टैलेंट इस्तेमाल करें, क्योंकि टैलेंट इस्तेमाल करके उनको फायदा क्या होगा कि घर लेके जाने के लिए पैसे उनके पास ज़्यादा होंगे। ये मैं अपने लिए नोट कर रहा हूँ, आपके लिए नोट कर रहा हूँ। पढ़ें जी। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इनकरेज पीपल। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं लोगों को टू यूज देयर टैलेंट्स। पैसा लोगों को इनकरेज करता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है, पैसा। पैसा इनकरेज पीपल टू यूज टैलेंट, बट वेरी हाई टैक्स रेट रिड्यूस दोज। लेकिन अगर आप टैक्स रेट ज्यादा कर देंगे तो पैसा कम लोगों के पास जाएगा। तो जब पैसा कम लोगों के पास जाएगा तो लोग कहेंगे मैं टैलेंट इस्तेमाल नहीं करूंगा। दोबारा पढ़ लें। पैसा इनकरेज पीपल टू यूज देयर टैलेंट, इसलिए आप क्या करें, टैक्स रेट क्या रख दें, कम, ताकि लोग टैलेंट ज्यादा इस्तेमाल करें। पैसा encourage people to use talents but very high tax rate reduce the incentive. Another, अच्छा अब अगली बात शुरू कर दी। Another virtue is charity. एक और खूबी क्या होनी चाहिए बंदे में, चैरिटी, इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश या इधर इन द फॉर्म ऑफ टाइम। या आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दे दें, पैसे नहीं है तो आप टाइम दे दें। द मोर टेक होम कैश पीपल हैव, मोर टेक होम कैश कब होगा, जब टैक्स रेट कम होगा। The more take home cash people have, the more charities they can and also find time to perform the charity work. और टैक्स कम होने का एक और फायदा। अब a third खूबी is independence. It is good to live on others' money. No. It is good to live on own money. Lower tax rate make independence इजी। टैक्स रेट लोअर होंगे तो इंडिपेंडेंस क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो इसमें भाईजान इसने 3 बातें की हैं। एक इसने ये बात की है, तो ये 3 बातें इसने की हैं। इन 3 बातों को जरा याद कर लें। वर्चू एथिक्स सेज वन शुड यूज वंस टैलेंट्स टू दी फुल।
पैसा इंकरेज पीपल टू यूज टैलेंट्स, पैसा इंकरेज करता है लोगों को क्या यूज इस्तेमाल करने पे, बट वेरी हाई टैक्स रेट पैसे को कम कर देगा। जब हाई टैक्स रेट होंगे तो पैसा कम हो जाएगा, जब पैसा कम होगा तो लोग गमगीन हो जाएंगे फिर दोबारा। अनदर खूबी इज चैरिटी, इधर इन द फॉर्म ऑफ और इन द फॉर्म ऑफ टाइम। द मोर टेक होम कैश पीपल हैव, लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे घर लेके जाने के लिए, द मोर चैरिटीज दे कैन अफोर्ड and also they will find the time to perform charity work. A third virtue is independence. It is good to live on own money. Lower tax rate make independence easy. अब हुकूमत को पैसों की जरूरत पड़ी सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए, लोगों को सेहत देने के लिए, सेहत कार्ड देने के लिए और एजुकेशन सर्विस देने के लिए, या हुकूमत को जरूरत पड़ी पैसों की पुअर को हेल्प करने के लिए। तो जरा आप पढ़ के देख लें इन तीनों अप्रोचेस वालों ने टैक्स देना क्यों पसंद किया। इस तरह पढ़े, जल्दी। पढ़ें। एफबीआर वाले किसी बंदे के दरवाजे पे गए और दस्तक दी, और दस्तक दे के उससे कहा मोहतरम क्या हाल है आपके। इसने कहा भाईजान हाल तो मेरा ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोगों में खुशी आए किसी तरह, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो एफबीआर वालों ने कहा कि मोहतरम हम ये चाहते हैं कि आप हमें टैक्स दें ताकि हम लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करें, लोगों को सेहत मुहैया करें और लोगों को एजुकेशन दें। ये तीनों काम जब हम कर देंगे तो लोगों में खुशियाँ आएंगी। तो जब लोगों में खुशियाँ आएंगी तो आप भी ये चाहते हैं खुशियाँ आएँ, हम भी ये खुशियाँ आएँ चाहते हैं। तो ये बंदा भागा भागा गया, घर में जितने पैसे पड़े हुए थे ला के दे दिए। ये मैं अपनी तरफ से टैक्स देने को तैयार हूँ, आप तो मेरी वाली सोच रखते हैं तो कोई मसला नहीं। तो विल अप्रूव टैक्स, ये बंदा टैक्स देने को तैयार हो जाएगा। बिकॉज मोर गुड्स एंड सर्विसेज विल बी अवेलेबल रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन हैप्पीनेस अमंग्स द पीपल। इधर भी बात हो सकती थी लेकिन पता नहीं आई कि आपने क्यों नहीं किताब में डिस्कस किया हुआ। वर्चू एथिक्स वाले के पास गए एफबीआर वाले, और एफबीआर वालों ने कहा मोहतरम हम जो है वो चाह रहे हैं कि हेल्थ केयर दें लोगों को ताकि लोग अपने टैलेंट इस्तेमाल करें। हम चाह रहे हैं लोगों को एजुकेशन दें ताकि लोग अपने टैलेंट इस्तेमाल करें। इस बंदे ने कहा अच्छा आप टैलेंट्स की बात करते हो, टैलेंट्स के तो मैं भी हर वक्त सोचता रहता हूँ टैलेंट इस्तेमाल करें। तो इसका मतलब है कि एफबीआर वालों ने अपनी सोच फ़कीर की तरह उसकी सोच के साथ मैच कराई ताकि वो बंदा खुश हो एफबीआर वालों की बात से, और फिर एफबीआर वालों ने इससे टैक्स मांगा। विल अप्रूव टैक्स, कहते हैं मैं भी टैक्स देने को तैयार हूँ बिकॉज दिस विल इनेबल पीपल टू लीड प्रॉस्पेरस लाइव्स एंड यूटिलाइज देयर टैलेंट्स टू फुल। अच्छा अब एफबीआर वाले एक बंदे के घर गए और उससे पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। उसने कहा मैं खुशियां चाहता हूं। तो एफबीआर वालों ने कहा भाईजान हम चाह रहे हैं कि गरीब लोगों की मदद करें ताकि वो खुश हों। इसने कहा आप तो बड़ा कमाल काम कर रहे हैं, यही मैं भी चाहता हूं। उसने कहा मैं भी टैक्स देने को तैयार हूं क्योंकि इससे ये होगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी, अमीरों से पैसा गरीबों के पास जाएगा एंड हैप्पीनेस छाएगी अमंग्स पॉपुलेशन। एफबीआर वाले अगले बंदे के घर गए, अगले बंदे के घर दस्तक दी, उससे ये कहा कि हम चाहते हैं कि हम गरीबों की हेल्प करें,
आप सोचो जरा, गरीबों की हेल्प करना कितनी बड़ी ड्यूटी है आपकी। इसने कहा मेरी बहुत बड़ी ड्यूटी है ये। तो उन्होंने कहा ठीक है, विल अप्रूव टैक्स, मैं भी टैक्स देने को तैयार हूं, बिकॉज इट इज अवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ पुअर, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है कि गरीबों की मदद करें। और जब वर्चू एथिक्स वाले के पास गए, उसने कहा कि मैं भी टैक्स देने को तैयार हूं गरीबों की मदद करने के लिए, बिकॉज टेकिंग केयर ऑफ बदकिस्मत इज इट सेल्फ आ खूबी। बदकिस्मत लोगों की मदद करना अपने अंदर ही एक बहुत बड़ी खूबी है। लेस फॉर्चुनेट, बदकिस्मत लोगों की मदद करना अपने अंदर ही एक बहुत बड़ी खूबी है। तो कहते हैं ये भी मैं करने को तैयार हूं। तो तीनों अप्रोचेस वालों को छोड़ना नहीं हमने, तीनों अप्रोचेस वालों को उनकी बातें करके, उनके माइंडसेट को सामने रख के उनसे क्या मांगना है? टैक्स मांगना। चलें जी, अल्लाह का शुक्र है मेन चीज आपकी ओवर होगी। अब आगे सारा आसान आसान सा है, ये कुछ 5-6-7 लाइनें पढ़ के हम फिर खत्म करते हैं आज। मोरालिटी फॉर सिटीजन टू पे टैक्स इज जस्टिफाइड। कहता है अब मैं अखलाकियात सिटीजन्स की जो हैं उनके मुताबिक आपसे बात करूं तो टैक्स देना जस्टिफाइड है। क्यों जस्टिफाइड है? गवर्नमेंट इज एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, हुकूमत प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सबको दे सकती है इस वजह से, सड़कें वगैरह सब। एंड गवर्नमेंट इज एबल टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड टू ऑल, और सारे लोग आपस में मुकाबले में आके एक दूसरे से खेल सकते हैं और प्रॉपर तरीके से जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। जी कौन सा वाला? ये वाला? इसमें कौन टैक्स पे नहीं करेगा? नहीं नहीं, पे करेगा। मैं कैसा इधर लिखा जा सकता है, पता नहीं आई कैप ने क्यों नहीं लिखा हुआ। वो भी कहेगा मेरी ड्यूटी है। नहीं, लेकिन यूज तो कर रहे हैं ना वो ये चीजें। अच्छा अच्छा जी, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। कौन सा है? अच्छा, जेल रोड की बाहर से तस्वीर नजर आ सकती है हमें जेल रोड की? एक साइड पे सड़क के KFC है, दूसरी साइड पे मैकडॉनल्ड्स है। देखा हुआ किसी ने जेल रोड पे? इसे जेल रोड पे जाना आपका बनता नहीं है। जेल जेल रोड पे जाना चाह रहे हैं हम। ये रेस कोर्स लिख दें। ये वैसे KFC तो जेल रोड वाला ही है, लेकिन ये सड़क नहीं दिखा रहा हमें। चलें छोड़ें, सिर्फ क्या लिखें? रोड लिख दें सिर्फ, जेल रोड सिग्नल। अच्छा, तो जेल रोड पे अगर आप अपनी ये खाला के घर से मामू के घर जा रहे हो आप, तो रास्ते के अंदर आपको इशारा मिलता है, इस साइड पे मैकडॉनल्ड्स है, इस साइड पे KFC है। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक कट सा मिलेगा जहाँ से आप सर्विस लेन में जा सकते हैं, और फिर इधर मैकडॉनल्ड्स के पास से ऐसे होके ऐसे जा सकते हैं। तो एक साहब जा रहे थे, उन्होंने तो इशारा ही तोड़ दिया। उन्होंने क्या तोड़ दिया? इशारा था लाल, तो इन्होंने तो इशारा ही तोड़ दिया। तो एक साहब ने इशारा तोड़ दिया और दूसरे साहब ने सर्विस लेन में डाला, और इधर से होके इनसे भी आगे निकल गए।
आप बता दें किसने लॉ को वायलेट किया है और किसने लॉ के अंदर रहते हुए अपने आप को सेव किया है। इसने लॉ को वायलेट किया है और इसने अवॉइड किया है इशारा या इवेड किया है, अवॉइड किया है। तो अवॉइडेंस अलाउड है, इसको गार्डन पुलिस वाला पकड़ नहीं सकता, इसको छित्तर पड़ेंगे। अवॉइडेंस इज लीगल, इवेजन इज इलीगल। अब टैक्स से इसको लिंक करें, टैक्स से इसको लिंक करें। जेल रोड से आज कोई गुजरेगा तो जरा तस्वीर लेके आ जाए उसकी पूरी, कल मैं दिखाऊंगा। गुजरोगे गुजरोगे, चक्कर बीच में तो नहीं आती जेल रोड? आप क्या आती है? कल ले आना तस्वीर। मैकडोनल्ड्स के पास खड़े होने, उधर से KFC की तस्वीर खींचनी है, दरमियान में सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा, एक साहब का काम था पाकिस्तान में 185 डेज का, लेकिन उसको आपने मशवरा दिया कि 185 डेज अगर तुम रुक गए तो तुम क्या बन जाओगे? रेजिडेंट बनने की वजह से तुम पाकिस्तान वाली इनकम पे भी टैक्स दोगे और फॉरेन इनकम पे भी टैक्स दोगे। इसने क्या किया, इसने आपकी बात सुन के काम को जल्दी जल्दी समेटा, दिन रात एक करके 180 डेज बाद पाकिस्तान से चला गया। अब ये रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट? इसने टैक्स को अवॉइड किया है या इवेड किया है? अवॉइड किया है। क्या इसको पकड़ा जा सकता है कि इसको छितर मार के हवाई जहाज से उतारा जाए, चल 3 दिन रुक फिर जा? ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता। तो इसने लीगल काम किया, इलीगल काम किया? लीगल काम किया। किधर है चैप्टर 4? दो दोस्त थे, कामी और शामी, कामी और शामी कबाब, ये दो दोस्त थे। कामी और शामी ने मिलकर पापड़ बेचने का कारोबार शुरू किया। कामी खरीदता था, शामी बेचता था। इनकी मर्जी है कि अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा लें। अगर ये अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाएंगे तो ऐसी सूरत में इनके लिए टैक्स रेट है 29%, चैप्टर 4 में पढ़ा था। लेकिन अगर ये दोनों अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर ना करवाएं और AOP के तौर पे अपना कारोबार चलाएं तो फिर इनके लिए रेट 0%, 5%, 10%, 15% और इस तरह रेट आगे बढ़ता रहेगा। तो काफ़ी कम रेट भी है इनके लिए, तब इनकी मर्जी है। अब अगर ये इस वजह से अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर नहीं करवाना चाह रहे क्योंकि इनके लिए टैक्स रेट ज़्यादा है और अपने आप को पार्टनरशिप फर्म के तौर पर रखना चाह रहे हैं, तो बताइए इन्होंने टैक्स अवॉइड किया या इवेड किया? अवॉइड किया। ये लीगल काम है, इलीगल काम नहीं किया कोई। टैक्स अवॉइडेंस इज अ लीगल यूज ऑफ टैक्स लॉ to one's own advantage to reduce the amount of tax payable. For example, it is up to taxpayer, आपकी मर्जी है that whether the business is started as partnership or a company, आपकी मर्जी है रूह अफ़ज़ा बनाए जामे शरी बनाए, it's up to you. In case of partnership, tax rate is lower. पार्टनरशिप के केस में क्या है टैक्स रेट than that of a company. Another example is starting a business in a tax free zone. Tax free zone क्या होता है? ऐसा इलाका जैसे जहां एक्सपोर्ट्स हो रही हैं और हुकूमत ने टैक्स माफ किया। अगर आप वहां पे जाके बिजनेस करते हैं तो कोई नहीं आपको रोकने वाला, आपको टैक्स माफ होगा। टैक्स इवेजन इज एन इलीगल प्रैक्टिस वेयर इंडिविजुअल्स, AOPs, कंपनीज अनलॉफुली अवॉइड्स द पेमेंट ऑफ टैक्स। इन टैक्स इवेजन टैक्स पेयर जानते बूझते हुए छुपाता है सच को फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज। इट इज पनिशेबल अंडर द लॉ। फॉर एग्जाम्पल, इनकम का छुपाना, इनकम का गलत हेड में डालना, या ज्यादा खर्चे माइनस करना, या गलत टैक्स क्रेडिट लेना। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप कौन से काम कर रहे हैं? टैक्स इवेजन, एंड दैट इज इलीगल। ओके, आगे चलें। नीचे 3 एग्जांपल्स हैं, वो पढ़ लें। और बताएं ये वर्णन से इवेजन है।
तो चल गया, तीनों पढ़ लिया। ए का बिजनेस जूते मारने के, जूते बेचने का। उसने सेल किए हैं 20 मिलियन के जूते, लेवल चेक करें, 20 मिलियन के जूते ही बेच दिए हैं, और सारे पैसे उसने बैंक लॉकर में छुपा दिए हैं। बैंक अकाउंट में जो पैसे होते हैं वो हुकूमत को पता होते हैं, बैंक लॉकर में तो पैसे नहीं पता होते। बैंक लॉकर तो सिर्फ बैंक को पता होता है, बैंक लॉकर एक अलग चीज़ है, बैंक अकाउंट में नहीं, बैंक लॉकर में छुपा दिए उसने, सारे पैसे छुपा दिए हैं। तो बताएं, पैसे छुपाना इट इज टैक्स इवेजन एंड अ क्रिमिनल एक्ट। अच्छा, अब होता यह है कि इन पैसों से फिर आप कोई चीज़ खरीद नहीं सकते, क्योंकि अगर आप पैसों से कोई चीज़ खरीदेंगे तो हुकूमत पूछेगी ये पैसे कहाँ से आए थे आपके पास। जैसे नवाज शरीफ से पहला सवाल ये नहीं हुआ था कि आपने क्या कमाया, उनसे पहला सवाल हुआ था कि आपने फ्लैट कहाँ से खरीदे, तो फिर बताना पड़ा कि क्या क्या कमाया। तो इसलिए हुकूमत ये सवाल नहीं पूछती आपसे क्या कमाया, हुकूमत पूछती है ये कहाँ से खरीदा है आपने, फिर आपको बताना पड़ता है कि वहाँ से कमाई करके खरीदा। सो ही कैन नॉट बाय एनी एसेट फ्रॉम दिस मनी unless he declares this income and pays tax on it. मिस्टर बी ने अर्न किया 50 मिलियन, लेकिन उसने बताया है, डिक्लेयर किसको किया होगा, एफपीआर को। he declared only that income which is verifiable from bank. उसने सिर्फ 36 मिलियन बैंक में रखवाई है, जो एफपीआर को बता दिया है। बकाया पैसे उसने छुपा दिए हैं किसी सेपरेट अकाउंट में, कोई अपने पीएन के गार्ड के नाम का अकाउंट खुलवा के, किसी दोस्त के नाम का अकाउंट खुलवा के पैसे उसमें रखवा दिए हैं, और वो इसने छुपा दिए हैं पैसे, हुकूमत को बताए नहीं। So it is evasion. सी ने अर्न किया कितना, उसने 37 मिलियन के खर्चे रिकॉर्ड किए हैं यूजिंग लीगल टैक्टिक्स। लॉ को फॉलो करते हुए उसने 37 मिलियन के खर्चे रिकॉर्ड किए हैं। बताएं, लीगल टैक्टिक्स यूज करते हुए खर्चे रिकॉर्ड करना जुर्म है या अवॉइडेंस है? इट इज अवॉइडेंस विच इज लीगली परमिसिबल। अच्छा, अब हम आखिरी बात करने लगे आज की, वो ये कि अवॉइडेंस और इवेजन का ताल्लुक इन तीन लोगों से कैसे होगा। तो उसमें यह बात याद रखिएगा, ये तीनों लोग इवेजन को नापसंद करेंगे, क्योंकि इवेजन तो क्या है, इलीगल। कोई बंदा भी बरमला या स्पेसिफिकली आगे बढ़ के ये नहीं कह सकता मैं इवेजन को पसंद करता हूं, क्योंकि इवेजन इज एक्सप्लिसिटली वाज़े तौर पे इलीगल है। तो इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। आ यूटिलिटेरियन कंसर्न विद एग्रीगेट वेलफेयर, ये लोगों के लिए एग्रीगेट वेलफेयर की बात करता है। माइट बी विलिंग फॉर टैक्स अवॉइडेंस, ये टैक्स बचाना पसंद करेगा, मारना नहीं, टैक्स बचाना पसंद करेगा। अगर टैक्स बचेगा तो पैसा लोगों के पास रहेगा, मीन्स इट विल नॉट गो टू गवर्नमेंट। वैसे यहां पर ना थोड़ी अजीब से तरीके से वो लेके चला है, पीछे अजीब से तरीके से लेके चल रहा है, यहां अजीब से तरीके से लेके चला है। पीछे वो ये कह रहा था कि जब टैक्स आप पे करेंगे तो हुकूमत गरीबों में बांटेगी, जब गरीबों में बांटेगी तो गरीबों में खुशियां आएंगी, ये भी तो एक खुशी का तरीका है। लेकिन यहां खुशी की डेफिनेशन थोड़ी सी उसने बदलने की कोशिश की है, पता नहीं क्यों। यहां उसने पता क्या लिखा है, यहां उसने ये लिखा है कि अगर आप टैक्स बचाते हैं ना, मारते नहीं बचाते हैं, अगर आप टैक्स बचाते हैं तो बचाने की इसका एक ये भी तो इफेक्ट होगा कि टैक्स बचाने से जिन लोगों ने बचाया उनको खुशियां मिलेंगी, तो उनको भी खुशियां मिलेंगी, तो वो भी अच्छे खासे लोग होते हैं जो टैक्स बचाने वाले होते हैं, तो उनको खुशियां मिलेंगी, ये भी तो एक तरह की खुशी ही है। हालांकि खुशी की दो डेफिनेशंस हैं, एक ये खुशी की डेफिनेशन होनी चाहिए जो ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है कि टैक्स गरीब लोग दें ताकि हुकूमत गरीबों में बांटे, लेकिन इधर जरा डिफरेंट तरीके से, उल्टे तरीके से लेके चला जो उसको चलना नहीं चाहिए था, बट आईकेएम ने भी अपनी किताब में इसको लिख दिया। अगर टैक्स बचाया जाएगा तो वेल्थ इज बीइंग केप्ट इन प्राइवेट सेक्टर, लोगों के पास पैसे रहेंगे विच विल क्रिएट हैप्पीनेस, जो लोगों के अंदर खुशियां क्रिएट करेगा। पता नहीं लिखते क्यों नहीं आप लोग, अजीब सा लगता है मुझे कभी कभी आपको देख के। विच विल क्रिएट हैप्पीनेस, तो बहरहाल ये उल्टा अजीब से तरीके से चला है, इसको इसी तरह आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा इस लाइन को। अच्छा, अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगला एक मसला उसने आपके सामने रखा है, उसका हल नहीं दिया, तो फिलहाल हम मसला ही याद करेंगे बस। जी पढ़ें ये दोनों लाइनें। Rich people
एक्सपर्ट टैक्स प्रैक्टिशनर्स को हायर कर सकते हैं। मिडिल क्लास कैनॉट हायर एक्सपर्ट टैक्स प्रैक्टिशनर्स। रिच पीपल बड़ी बड़ी सीए फर्म्स को हायर कर सकती हैं। मिडिल क्लास बड़े बड़े सीए फर्म्स को हायर नहीं कर सकते। किसी बीकॉम या किसी लॉयर से कहेंगे हमारा टैक्स सेलिब्रेट कर दो। इसलिए क्या चीज, किनको, लोअर क्लास को जरूरत नहीं होगी क्योंकि 0 से 4 लाख वाले ने टैक्स जमा नहीं कराना, मिडिल क्लास ने तो टैक्स जमा कराना है। अच्छा, तो ये करके ये लोग टैक्स को क्या कर लेंगे, सेफ। ये कैनॉट सेव टैक्स, कैनॉट सेव टैक्स, ये लोग टैक्स सेव नहीं कर सकेंगे। तो अमीर लोग अमीर सीएस को हायर करके, महंगे महंगे सीएस को हायर करके अपना टैक्स बचाएंगे, और गरीब लोग, ये मिडिल क्लास लोग महंगे सीएस को हायर नहीं कर सकेंगे और टैक्स बचा नहीं सकेंगे। सारी अवॉइडेंस की बात हो रही है। अवॉइडेंस के लिए भी अकल चाहिए, अवॉइडेंस के लिए भी अकल चाहिए, वरना हमारे जैसे सादा बंदा तो लाल बत्ती देके रुक ही जाता है। वो थोड़ी अकल होती है तो सर्विस रोड पे जाल के इधर तो निकलता है, वरना सादा बंदे तो रुक ही जाते हैं। तो अवॉइडेंस के लिए भी अकल चाहिए। तो अवॉइडेंस के लिए, अकल के लिए एक्सपर्ट का होना जरूरी है आपके पास। अब होगा क्या, अब होगा ये कि एक तराजू पकड़ा जाएगा, तराजू, ये तराजू है, तराजू पकड़ के रिच क्लास को मिलने वाली खुशियां रखी जाएंगी उसमें। खुशियां क्यों मिली हैं रिच क्लास को, टैक्स सेव हुआ है। रिच क्लास को मिलने वाली खुशियां रखी जाएंगी उस तराजू में, और उसी तराजू में मिडिल क्लास को मिलने वाला गम रखा जाएगा। मुल्कों में आमतौर पे रिच क्लास कम होती है, मिडिल क्लास ज्यादा होती है। तो होगा क्या, मिडिल क्लास को मिलने वाले गम बढ़ जाएंगे क्योंकि मिडिल क्लास ज्यादा है, और रिच क्लास को मिलने वाली खुशियां कम होंगी। तो मुल्क में गम ज्यादा होंगे, खुशियां कम होंगी। जब गम ज्यादा होंगे, खुशियां कम होंगी, तो फिर गमों वाला पलड़ा फील कीजिएगा, झुक जाएगा, गमों वाला पलड़ा झुक जाएगा। तो एक इम्बैलेंस सा क्रिएट हो जाएगा। इसका हल क्या है ये नहीं लिखा हुआ, ये एक मसला आपके सामने मैंने रखना था जो इसने यहां पे लिखा है। तो पहले मैं मसला पढ़ देता हूं, फिर आपको नोट करने का टाइम दूंगा। मसला पढ़ें। यूटिलिटेरियन ने फरमाया कि चार्जिंग टैक्स विल पुट मोर बर्डन ऑन मिडिल क्लास, चार्जिंग टैक्स विल पुट मोर बर्डन ऑन मिडिल क्लास पे ज्यादा बर्डन है टैक्स का। बिकॉज वाई हु कैनॉट अफोर्ड हायरिंग टैक्स लॉयर्स। अब होगा क्या इसके नतीजे में, द गम ऑफ मिडिल क्लास, द गम ऑफ विल बी मोर, द गम ऑफ मिडिल क्लास विल बी मोर एज कंपेयर टू द खुशी अचीव्ड बाय रिच क्लास। तो एक इंबैलेंस सा क्रिएट हो जाएगा जिसको हल इसने कोई नहीं बताया। हल भी होगा, इसका हल भी होते हैं, लेकिन हमें हल की तरफ जाने की जरूरत नहीं, जितना सिलेबस में है बस हम उतना याद कर लेते हैं। चलें जी, नोट कर लें जो भी करना हो, पहले ये कर लें।
टैक्स नहीं करेंगे तो क्या टैक्स एवेजन करेंगे, टैक्स अवॉइडेंस करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सर एवेजन को फिर ऑफ करना पड़ेगा टैक्स बचाने। एवेजन का तो यहाँ वो जिक्र ही नहीं करना, उसको तो उसने पहले ही बता दिया इलीगल है, फिर वो करेंगे तो करें, उनकी फिर अपनी विल है। लेकिन अभी तो लॉ मेकर चल रहा है कि सारे सच्चे सच्चे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो ये अवॉइड नहीं कर सकेंगे टैक्स। सारे आप जैसे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, रोज़ाना आते हैं। जब से सेशन शुरू है एक छुट्टी नहीं की, हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 लोग। वर्चू एथिसिस्ट, वर्चू एथी वो डिसलाइक टैक्स अवॉइडेंस, ये टैक्स बचाना भी नापसंद करेगा। टैक्स बचाना भी क्या करेगा? हालांकि टैक्स बचाना लीगल है, इलीगल है? लीगल है। ये लीगल चीज को भी नापसंद कर रहा है। हमने कहा क्यों? कहते हैं असल में बात यह है कि टैक्स में ना कभी कभी लॉ मेकर से गलतियां रह जाती हैं। तो जब टैक्स बनाते हुए लॉ मेकर से गलतियां रह जाती हैं ना, तो लोग उन गलतियों को पकड़ के उससे अपनी जात के लिए फायदा उठाते हैं। तो कहते हैं मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं लॉ के अंदर मौजूद गलतियां सिर्फ इसलिए पकड़ूं और ढूंढूं कि मेरी जात को फायदा हो। कहते हैं मुझे तो अकेले में बैठ के ये सोच के भी शर्म आ रही है। कहते हैं मैं नहीं टैक्स बचाने बचूने के चक्करों में पड़ता, जो भी है मैं दे आता हूं। इट इज नॉट मुनासिब to misuse to exploit the rules knowing that one is exploiting it for oneself। रूल्स को इसलिए एक्सप्लॉइट करना कि अपनी जात को फायदा पहुंचे, कहते हैं ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, लॉ में अगर गलतियां रह गई हैं तो कहते हैं लॉ मेकर की रूह को मैं समझ के टैक्स दे दिया करूंगा, वो जो लेना चाह रहे हैं मेरे से टैक्स। अगर लॉ में कोई गलती रह गई है तो मैं उसको सामने रख के जो है अपनी जात को फायदा नहीं दूंगा। कहते हैं मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, अवॉइड करना। तो कहते हैं मैं तो डिसलाइक करता हूं अवॉइडेंस को। और पहला क्या कह रहा था? विलिंग फॉर टैक्स अवॉइडेंस, मैं बचा लूंगा टैक्स। अच्छा, आखिरी जी, अब ना इधर तरतीब थोड़ी आगे पीछे हुई है। डियोंटोलॉजिस्ट नीचे आ गया, वर्चुअल एथिक्स वाला ऊपर है, डियोंटोलॉजिस्ट नीचे आ गया। डियोंटोलॉजिस्ट दोनों बातें कर रहा है। विल नॉट फेवर टैक्स अवॉइडेंस, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा विलिंग टू पे टैक्स, ऐसे ही ना। विल नॉट फेवर टैक्स बचाना, टैक्स बचाने की फेवर में नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा? विलिंग टू पे टैक्स। बट माइट नॉट कंडेम इट, लेकिन अवॉइड करने को बुरा भी नहीं कहता। यानी क्या मतलब है? वो बोले क्या मतलब है? नॉट विलिंग टू पे, ये बीच बीच में है, बीच बीच में है। कैसे? दोनों बातें करती, देख लें शायद। विल नॉट फेवर टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स बचाने को पसंद नहीं करता। तो अगली बात क्या की? लेकिन बुरा भी नहीं कहता टैक्स बचाने को। इसका मतलब क्या आसान इंग्लिश में? पहली बात का मतलब क्या आसान इंग्लिश में? पहली बात का कि पे टैक्स करने को तैयार हूं मैं, और दूसरी बात का मतलब क्या है? कि पे करने को तैयार नहीं हूं। अब दोनों की कोई ना कोई एग्जांपल हो सकती है। जरा मुझे अगली लाइन पढ़ के बताएं, आईके ने किस बात की एग्जांपल दी और किसकी नहीं दी? पहली बात की एग्जांपल है आगे, दूसरी बात की एग्जांपल है। डियोंटोलॉजिस्ट कैन इजीली आर्ग्यू फॉर अ ड्यूटी टू ओबे द लॉ, कहते हैं ये मेरी ड्यूटी है लॉ को फॉलो करना। तो ये किसकी एग्जांपल है? पॉइंट 1 की, ये पॉइंट 1 की एग्जांपल है। डियोंटोलॉजी कहते हैं मेरी ड्यूटी है टैक्स पे करना, मैं क्यों बचाऊं टैक्स को? मेरी तो ड्यूटी है टैक्स पे करना, बचाना तो गैर मुनासिब सी बात है। सड़कें इस्तेमाल कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा लॉ के अंदर रहते हुए भी टैक्स बचाऊं, मैं पे कर दिया करूंगा इंशाल्लाह। और दूसरी की एग्जांपल आई कि अपने नहीं दी, वो मैं आपको दे देता हूं, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है, कि नॉट विलिंग टू पे टैक्स, टैक्स पे करने को वो तैयार नहीं है। उसकी मिसाल ये हो सकती है कि वो ये कह दे कि यार एक लेवल होता है बस ड्यूटीज पूरा करना, भी मेरी हद होगी यार ड्यूटीज पूरी करते करते करते, अब मैं ही ड्यूटी पूरी करने के लिए रह गया हूं, बाकी लोग नहीं है जिन्होंने ड्यूटी पूरी करनी है। तो बाकी लोग भी तो ड्यूटी पूरी करें, वो भी तो अपनी ड्यूटियां पे करें, खाली आ जाके मेरे पे जोर चल रहा है हुकूमत का कि मुझे कह रही है ड्यूटियां अपनी पूरी कर। तो इसलिए मैं कभी कभी अगर बचाना चाहूंगा ना टैक्स, तो मैं तो फिर बचाने की तरफ ही चला जाऊंगा। तो मैं टैक्स ना पे करूं तो ये इस पे मैं तैयार हो जाऊंगा। लेकिन ये कोई आखिरी लेवल होगा जब अक जाएगा, तंग आ जाएगा, 2-3-4 साल टैक्स पे कर करके तंग आ जाएगा और कहेगा मैं ही अपनी ड्यूटी पे पूरी कर रहा हूं, बाकी तो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे। जी, ये वाला पिछला वाला पॉइंट ये कह रहा था बंदा कि कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा लॉ को बार बार इसलिए पढ़ूं कि इसको अपने
फायदे के लिए इस्तेमाल करूं, इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं। ऐसी मिसाल दे रहा हूं आपको, ऐसी कोई जगह थी जहां पे आपने कॉइन डालते थे तो एक जूस का डब्बा निकल आता था। अब आपने एक तजर्बा करके देखा कि एक कॉइन डाला तो कॉइन अभी आपके हाथ में ही था कि जूस का डब्बा निकल आया, तो आपने वहीं से कॉइन पकड़ लिया। आपने कहा इसका मतलब इसको दोबारा डालूंगा तो एक और डब्बा निकल आएगा। तो अब वो सिस्टम में कोई एरर हो गया, कोई मसला हो गया, तो आप उसको बार बार मिस यूज कर रहे हैं अपनी जात के लिए। तो हालांकि शायद कोई बंदा है आपको पकड़ ना सके, लेकिन आप उसके अंदर रहते हुए भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लॉ में भी कई दफा ऐसी गलतियां रह जाती हैं, तो अब टैक्स पेयर बार बार उस गलती को अपनी जात के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलिए बस ठीक है, ओवर। 5 मिनट आप मुझे दें और पेज 388 पे आके ना क्वेश्चन 16 है। कल हम इंशाल्लाह सैलरी का चैप्टर शुरू करेंगे। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 का पॉइंट सी जरा मुझे कर दें सॉल्व, पॉज करके वीडियो। क्वेश्चन 16 का पॉइंट सी पढ़ लें। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। एक घर ओन करे मिस्टर क्रिएटिव, बस इतना सा सवाल है, बाकी पूरा सवाल मैं नहीं करा रहा आपको। पेज 388। हैड बीन लीज्ड आउट, किराए पे दिया है, एट अ मंथली रेंटल ऑफ 50,000। जी, महीने का किराया कितना? 50,000। द लीज एक्सपायर्ड ऑन 31 दिसंबर। पुराना किराएदार किसी दिन चला गया 31 दिसंबर को, यानी हमारे साल कितना अरसा रहा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पुराना किराएदार दिसंबर में चला गया, यानी 6 महीने रहा। क्रिएटिव ने रिफ्यूज कर दिया किराए का एग्रीमेंट रिन्यू करने का। उसने रिक्वेस्ट भी की, यार दिसंबर में किराए का एग्रीमेंट हमारा खत्म हो रहा है, तो जनवरी से ऑनवर्ड भी मुझे ही दे दो, मैं कहां अपने घर शिफ्ट करूंगा, मकान चाहिए, ये सारी चीजें, सामान, बीवी बच्चे सारे, अभी कहां लेके जाऊं इनको। तो क्रिएटिव ने कहा सॉरी, निकलो, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। क्रिएटिव रिफ्यूज टू रिन्यू द लीज। क्रिएटिव ने लीज को रिन्यू करने से इनकार कर दिया। इन स्पाइट ऑफ टेनेंट्स ऑफर, हालांकि वो ऑफरें करता रहा उसे, यार मान जा, तेरी मेहरबानी, अगर तू कहते तो मैं किराया तुझे 10% भरा के दे देता हूं, लेकिन खुदा के लिए मुझे इस घर से ना निकाल। किराया कितने हैं? 50,000। इसमें 10% डालेंगे तो कितना बनेगा? 5,000। तो फाइनल किराया कितना बनेगा? 55,000। वो रोता रहा, चिल्लाता रहा, चीखता रहा, खुदा के लिए मेरे से 10% ज्यादा किराया ले ले, 55,000 में मुझे दे दे, ये घर मुझे किराए पे दे दे, मैं कहां सामान अपना शिफ्ट करता फिरूं, मैं तो रुल जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, लुट जाऊंगा। क्रिएटिव रिफ्यूज्ड, जा रुल, मैं नहीं तुझे किराए का एग्रीमेंट रिन्यू करके दूंगा। और क्रिएटिव ने जाते हुए कहा, वो 3 लाख रुपए तूने मुझे सेक्शन 16 वाला पकड़ाया हुआ था, वो वापस ले ले, वो तेरी इमानत है, अब मैं इतना बुरा सलूक भी नहीं तेरे से कर सकता, ये 3 लाख मेरे से पकड़ ले। He returned the non-adjustable deposit of 3 लाख to the किराएदार। पुराने किराएदार को उसने 3 लाख रुपए वापस कर दिया, which was received 2 years ago, जो 2 साल पहले मिला था। तो ये पुराने किराएदार को इसने पैसे क्या कर दिए? वापस कर दिए। वो जो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट जिसे हम कहते थे, वो इसने पुराने किराएदार को वापस कर दी। अंदर की कहानी हमें आगे जाकर पता चली कि कजन आ रहा था। द हाउस वॉज इमीडिएटली का क्या मतलब है? यकम जनवरी। द हाउस वॉज इमीडिएटली लीज्ड आउट टू हिज कजन। उसने फौरन अपने कजन को घर किराए पे देना था। ये असल में मामला था जिसकी वजह से क्रिएटिव पुराने किराएदार को धक्के देके निकाल रहा था, विदाउट एनी सिक्योरिटी। और नए किराएदार से कोई 3 लाख टाइप की चीज भी नहीं लेनी थी। नए किराएदार से सिर्फ इसने जो है वो मंथली किराया लेना था बस, और मंथली किराया भी सिर्फ 48,000। ये अंदर की गेम है, बस खत्म हो गया जी। सॉल्व करते हैं इसको। जी भाईजान बताएं, ग्रॉस रेंट जुलाई से दिसंबर तक का 50,000 ज़रब 6 महीने कितना हो गया? 3 लाख। ये हो गया। और जनवरी से जून तक का हायर ऑफ एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट। कजन से कितना किराया ले रहे हैं? कितने महीने? 6 महीने। मार्केट में कितना किराया? 55,000। वादे तौर पर उसने नहीं लिखा हुआ मार्केट का किराया 55,000 है, लेकिन इतनी अकल तो हमारे में होनी चाहिए ना कि अगर पुराना किराएदार 55,000 इस घर के दे रहा है तो इसका मतलब है उसे इस जैसा घर 55 का मिल रहा होगा तो दे रहा है ना। वो पागल तो नहीं है पुराना किराएदार 55 की ऑफर कर रहा है। तो ये वाहिद ऐसा सवाल था जिसमें उसने वाजे तौर पे लिखा नहीं था कि मार्केट में किराया 55,000 है, लेकिन हमें कम से कम इतनी अकल होनी चाहिए कि पुराना किराएदार कजन नहीं है। जब पुराना किराएदार कजन नहीं है तो वो मुंह से कह रहा है 55,000 ले लो, तो इसका मतलब है मार्केट में किराया 55 चल रहा है तो वो देने को तैयार होगा ना।
ये थोड़ा सा इस सवाल में एक ट्रिकी पॉइंट था कि 55,000 को आपने फेयर मार्केट किराया लेना था, थोड़ी अकल इस्तेमाल करते हुए, वाज़ेह तौर पे लिखा नहीं हुआ था। कोई और रीजन होती तो वो बता देता होगा और क्या रीजन होती है। अच्छा, अब मुझे बता दें 48 और 55 में से कौन सा हायर है? दोनों को मल्टीप्लाई करके देखूं या डायरेक्ट दोनों में से जो हायर है उसे आउटर कॉलम में लिख दूं? डायरेक्ट जो हायर आ रहा है उसे आउटर कॉलम में लिख देते हैं, दोनों को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। तो 55 को फिर 6 से ज़रब दें। पहले किराएदार के 6 महीने का किराया 3 लाख और दूसरे किराएदार के 6 महीने का किराया था तो कम, लेकिन इनकम में कितना ऐड करेंगे? 3,30,000। और कौन सी अमाउंट ऐड करते हैं? नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। अच्छा जी, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट में मुझे बता दें सेक्शन 16 लगेगा। कौन सा वाला सिनेरियो है? आ वाला, जा वाला, जा आ वाला? यार जा वाला तो नहीं ना, आप इसको जबरदस्ती जा वाला तो ना बनाएं। जा में यह था कि पुराने को 3 लाख वापस करते आप, जो कि कर रहे हैं, और फिर नए से 4-5 लाख पकड़ते, तो ये फिर जा और आ वाला सिनेरियो बनता। अब ये जा और आ वाला सिनेरियो कोई तुक नहीं बन रही इसकी। मैंने माना कि पुराना किराएदार जा रहे, नया आ रहा है, लेकिन पुराने को जब आप पैसे वापस कर रहे हैं तो नए से कुछ ले नहीं रहे, तो शायद ये 2 वाला सिनेरियो बनेगा जिसमें सिर्फ पुराना जा रहा है और जाने वाले को आप वापस कर रहे हैं, आने वाले से कुछ पकड़ नहीं रहे। अगर आने वाले से कुछ पैसे पकड़ते तो फिर कौन सा पॉइंट लगता? 3, 3, 3, लेकिन अभी कौन सा लगेगा? 2। क्यों? 2 की अंग्रेजी पढ़ें। वेयर नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, वेयर एन अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेबल इज रिफंडेड बाय ओनर टू टेनेंट ऑन टर्मिनेशन बिफोर 10 years, 10 साल से पहले उसे निकाल दिया, तो नो पोर्शन शेल बी एलोकेटेड टू द ईयर इन विच इट इज रिफंडेड। तो जिस साल इसको रिफंड किया उस साल कुछ भी इनकम में ऐड नहीं होगा। इसकी हमने एग्जांपल की थी 1A अगले सफे पे, जहां मैंने नॉन एडजस्टेबल अमाउंट लिख के 0 ऐड किया था। आप बता दें कितना ऐड करें इनकम में? पुराने को 3 लाख दिया, उस 3 लाख को 10 से डिवाइड करें, या नए से जो पकड़ा है उसमें से पुराने का ऑलरेडी टैक्स माइनस करें? क्योंकि कौन सा पॉइंट लगेगा? 16 का 2, इसलिए नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को टोटली क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। क्लियर? क्लियर? टोटल माइनस क्या करना है? डिडक्शंस। कौन सी डिडक्शन है? सिर्फ रिपेयर अलाउंस। 6,30,000। मैंने वर्किंग 2 इसको इसलिए लिखा है कि वर्किंग 1 में कुछ डाटा ऊपर सवाल में था, वो मैंने यूज नहीं किया, वो सैलरी का था। जी कितना आ गया? 1 लाख 5 लाख मंडे को हाथ खड़े करवाए जाएंगे जो लोग लाहौर के थे और फिर भी नहीं आए थे, और लाहौर के 100 किलोमीटर के रेंज वालों से भी। शायद फैसलाबाद वालों से भी, गुजरांवाला वालों से भी, गुजरांवाला, शेखुपुरा, पत्तों की, और ये सारा उकाड़ा, साहिवाल। चलें जी, ओवर। नोट कर लें। Practice makes a man perfect. So we were doing some practice.